नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग अभी संविधान से संबंधित विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कि जो संविधान बनाई गई, उस संविधान को बनाने के स्रोत क्या थे। अर्थात बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कि कुछ आंतरिक स्रोत से लिए गए, कुछ दूसरे देशों के से लिया गया। तो ये आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत क्या थे और कौन कौन से प्रावधान लिए गए इस तरीके से, उसकी चर्चा करेंगे। तो स्रोत का मतलब है कि जहाँ से कि उस व्यवस्था को लिया है हमने, तो वो सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1935। यह आंतरिक स्रोत में आता है। या अर्थात जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून जो प्रचलन में थे, उन्हीं कानूनों में से अधिकांश को शामिल किया गया था हमारे संविधान में। इन्हें ही हम आंतरिक स्रोत कह रहे हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और यह बहुत बड़ा एक अधिनियम था। इसे एक मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है। इस 1935 के अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि एक संघात्मक शासन की भी वहाँ पे कल्पना थी। केंद्र में एक सरकार, राज्य में एक सरकार, न्यायपालिका के गठन से संबंधित थी। इसी कानून के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, कैग का पद, चीफ ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो थी, जो आज भी चली आ रही है, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी शामिल था। तो इनको अब सवाल यह उठता है कि ये अधिनियम क्यों शामिल किए गए। तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण भी है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक दौर चला, तो उस दौर में प्रारंभ से ही हमारे द्वारा यह मांग उठाई गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कानून बनाती है या जो शासन यहाँ पे चलाती है, शासन तंत्र जो काम करता है, उस शासन तंत्र और विधि निर्माण में भारतीयों की भी सहभागिता होनी चाहिए। प्रारंभ में भारतीयों की सहभागिता कम थी, परंतु जैसे जैसे आंदोलन की तीव्रता बढ़ती गई, भारतीयों को भी स्थान दिया गया। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा और बहुत सारी बातों में, एक वाद विवाद में भारतीय नेताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलता था। और कुछ जो कानून या विधि उस समय बनाया गया, उसमें भारतीयों के मांग के अनुसार कुछ स्थापित किए गए थे। इसी का एक बड़ा कारण है कि 1935 आते आते भारतीयों के बहुत सारे वैसे मांगे थी जिनके आधार पे कानून में प्रावधान किए गए थे। अतः 1935 के भारत शासन अधिनियम के बहुत सारे प्रावधानों को हमारे संविधान में ग्रहण किया गया। करीब 250 अनुच्छेद जो हैं, यहीं से लिए गए हैं। संघीय तंत्र में बतलाया, केंद्र में एक सरकार, राज्य में एक दूसरी सरकार, दोनों का एक आपस में किस तरीके से काम करेंगे। तो वो जो पूरा ढांचा संघीय तंत्र का, केंद्र और राज्य का है, इसे यहीं से लिया गया था। न्यायपालिका बतलाया कि सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोक सेवा आयोग, इन सब का गठन 1935 में हुआ था। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहीं से ली गई हैं। अब आते हैं कि इंग्लैंड से क्या क्या प्रणाली हमने अपनाया। अब प्रश्न यह उठता है कि इंग्लैंड का भारत में शासन चल रहा था, तो ये दो स्रोत अलग अलग क्यों हैं। इंग्लैंड से हम कह रहे हैं,
एक भारत शासन अधिनियम से कह रहे हैं, तो इसमें दोस्तों मूल जो अंतर है वह यह है कि ब्रिटेन में जो खुद के यहाँ उनके जो कानून चलते थे और जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो सारी व्यवस्थाएं भारत में नहीं चलती थी। भारत के लिए जो उनके द्वारा कानून बनाया गया था उनका चरित्र औपनिवेशिक चरित्र का था। उसमें उन हितों का ध्यान रखा जाता था जिससे कि भारत में इंग्लैंड का शासन लंबे काल तक चलता रहे। उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाता था। अतः उनके द्वारा सेम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भारत के लिए कानून बनते थे वो अलग होते थे और इंग्लैंड में जो कानून बनते थे वो अलग होते थे। इसलिए इंग्लैंड में जो व्यवस्था जो चल रही थी, उन जो अच्छी व्यवस्थाएं जो चल रही थी, जिसका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में उदाहरण देकर अंग्रेजों के समक्ष मांग भी रखते थे कि वहाँ पे आपके यहाँ इस संबंध में ये व्यवस्था चल रही है, हमारे यहाँ उसी चीज़ के लिए अलग प्रावधान, अलग कानून क्यों है, अलग सिस्टम क्यों है। तो ये इंग्लैंड से जो इसके अतिरिक्त जो लिए गए हैं प्रावधान वो अलग हैं। जैसे वहाँ की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय प्रणाली कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, कानून बनाने की विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में थी। तो उन सारी चीज़ों को इंग्लैंड से अपनाया। क्या? संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अमेरिका के संविधान में क्या है कि वहाँ पे संविधान को प्रमुख माना गया है और संविधान प्रदत्त शक्तियों के आधार पे जो भी कानून बने हैं उन कानून के आधार पे ही वहाँ का शासन चलता है और न्यायालय वहाँ कानूनों की व्याख्या करती है। अतः वहाँ पे संविधान भी प्रमुख है और न्यायालय की भी प्रधानता है। अमेरिका में क्या है कि न्यायालय अगर किसी कानून को असंगत पाए तो उसे अमान्य कर सकती है, फिर वैसे कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है। तो हमने बहुत सारी जो न्यायालय से जुड़े व्यवस्था है वह अमेरिका से ही अपनाया है। तो क्या क्या अपनाया है? संविधान की सर्वोच्चता, कानून बनाने के लिए संविधान सर्वोच्च है, यह अमेरिका में भी है, हमारे यहाँ भी है। मूल अधिकार के विषय, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, यह अमेरिका में था, उससे हमने भी अपनाया। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में बतलाया कि अमेरिका सबसे स्ट्रांग न्यायपालिका है सब। तो उस व्यवस्था को हमने भी अपनाया कि स्वतंत्र भी है न्यायपालिका और निष्पक्ष भी है। स्वतंत्र कहने का मतलब है इसमें विधायिका या कार्यपालिका का किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय दिए गए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब महसूस किया कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने दिए गए निर्णय पर उस संबंध में फिर से उस मामले को देखती है और अगर जरूरत होती है तो उस निर्णय को बदल देती है। तो ये फिर से किसी मामले को जो देखने का जो व्यवस्था है इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो यह व्यवस्था हमारे यहाँ भी अपनाई गई है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायालय से जुड़े जो भी अधिकतर जो प्रसंग आते हैं वो अमेरिका से ही लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपतीय प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली है, अर्थात वहाँ के शासन संचालन में राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो व्यवस्था वहाँ पे है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी व्यवस्था को हमने भी अपनाया अपने यहाँ। उपराष्ट्रपति, अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद है,
भारत ने भी उसे अपनाया, तो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कार्य, वो क्या कार्य करेंगे, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उस पूरी प्रक्रिया को हमने भी अपनाया। वहीं के अनुसार हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का कोई उपराष्ट्रपति के नाम से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का इतना ही महत्व है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति का कार्य देखते हैं, परंतु सामान्य दिनों में उपराष्ट्रपति कह के उनका कोई अलग से कार्य निर्धारण नहीं है। तो उपराष्ट्रपति जो कार्य करते हैं वह राज्यसभा के सभापति का कार्य करते हैं। यही व्यवस्था अमेरिका में चलती है। उस व्यवस्था को हमने अपने संविधान में शामिल किया। हटाने की भी प्रक्रिया, जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति का पद लिया, उनके कार्य को लिया, तो उसको हटाने का भी वहीं से लिया। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। यह कई जगह पे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व में, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, पहले की वीडियो में, कि इसमें एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है सरकारों के लिए कि ये आदर्श हैं, इस आदर्श की प्राप्ति आपका लक्ष्य है, वैसे नीति नियम और कार्यक्रम आप बनाएं कि उस आदर्श को प्राप्त किया जा सके। तो यह नीति निर्देशक। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उनके चुनाव में कौन कौन से लोग मतदान करेंगे उससे निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो वो निर्वाचक मंडल किस तरीके से बनेगा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसकी संकल्पना जो है आयरलैंड से ली गई है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा के लिए कला, संस्कृति या समाज के अलग अलग विस्तृत क्षेत्र से आए हुए विशिष्ट लोगों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से मुख्य रूप से समझने की 2 चीजें हैं। पहली चीज जो है कि सूची, हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची, 3 तरह के विषय विभाजित किए गए। केंद्र सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार से जुड़े विषय जो हैं वो राज्य कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची में दोनों केंद्र या राज्य कोई भी कानून बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। तो यह जो व्यवस्था है, इसके द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। तो यह समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध इसी सूची के आधार पर संबंध निर्धारित होते हैं, क्योंकि परिभाषित कर दिया गया अमुक विषय केंद्र, अमुक विषय राज्य। तो यह केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हो गया। यह व्यवस्था जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या होता है? कुछ मामलों में, कुछ विधेयकों के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है। गतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? तो मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा के पटल पे रखा गया, लोकसभा से पारित कर दिया गया, क्योंकि लोकसभा में किसी एक पार्टी की सरकार है तो वहाँ पे उसकी बहुलता होती है, परंतु राज्यसभा जो है वहाँ पे
वो उस सरकार का बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो विधेयक राज्यसभा में जाते हैं वह विधेयक पारित नहीं हो पाता। तो राज्यसभा कुछ संशोधन के साथ वो विधेयक पुनः लोकसभा में भेजती है, लोकसभा उसको नहीं मानती है। तो ये जो स्थिति होती है कि लोकसभा भी अपनी बात पे अड़िग है, राज्यसभा भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, तो वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाता है और इस स्थिति को माना जाता है कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसमें दोनों सदनों से आए हुए लोग एक साथ बैठते हैं और उस विधेयक पर मतदान करते हैं। तो यह जो संयुक्त बैठक की प्रक्रिया है या जो प्रावधान है, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आते हैं कनाडा। कनाडा में संघात्मक शासन और मजबूत केंद्र, इस आधार पे वहाँ का शासन तंत्र काम करता है। भारत ने भी इसको अपनाया कि यहाँ पे भी मजबूत केंद्र होगा और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कार्य करेंगे साथ में। यह व्यवस्था 1935 के भी अधिनियम में थी कि वहाँ पे भी केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारों की कल्पना की थी, लेकिन मजबूत केंद्र की जो कल्पना थी वो कनाडा के संविधान में ज़्यादा मजबूत थी, या वह सिस्टम ज़्यादा मजबूती से काम कर रहा था। तो हमने उसे अपनाया, संघात्मक शासन को। संघीय तंत्र यहाँ भी देखिए है, यहाँ भी है। अगर दोनों अगर ऑप्शन में है तो दोनों होंगे, या प्रश्न अगर पूछे जाए जिसमें एक सही हो तो उस स्थिति में कनाडा होगा। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कुछ वैसे विषय होते हैं जो कि सूची और संविधान की 7वीं अनुसूची में जिनका कोई वर्णन नहीं है, जैसे केंद्र के विषय, राज्य के विषय, समवर्ती सूची से जुड़े विषय। इनके अतिरिक्त जो भी विषय आएंगे उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो यह जो व्यवस्था ली गई है यह कनाडा से लिया गया है। मजबूत केंद्र तो अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र मजबूत होगा इससे। राज्यपालों की नियुक्ति से भी केंद्र शासन, केंद्रीय सत्ता को अतिरिक्त फायदा मिलता है, मजबूती मिलती है। अब आते हैं सशक्त केंद्र, वो बतलाए सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। हमारे यहाँ प्रावधान है कि किसी मामले में राष्ट्रपति अगर संविधान की व्याख्या चाहते हैं या कुछ वैसे विषयों का जो कानून बनाए जा रहे हैं मत लेना चाहते हैं कि उसका विधिक पक्ष क्या होगा, तो यह जो विधिक और न्याय से जुड़े मामले जो होते हैं या कानून से जुड़े मामले, उन विषयों पर परामर्श देने, व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो राष्ट्रपति वैसे में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट को यह परामर्श देना होता है। अब इसे मानना ना मानना वो और अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं अगला, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया। तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बतलाई गई है। तो ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, यानी अर्थात राज्य से जो विधानमंडल के सदस्य हैं वही चुनकर अपना प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं। तो यह जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को या राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका जो निर्वाचन होता है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की राज्य क्रांति जिसको कहते हैं, वह एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। तो इसमें कई शब्द जो हैं काफ़ी मशहूर हुए थे। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे शब्द वहाँ के संविधान में भी शामिल किया गया था और वही शब्द हमारे भारतीय संविधान में भी शामिल कर लिया गया। यही जो शब्द है वो फ्रांस से आए थे। अब जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों का वर्णन हमारे संविधान में है 352 अनुच्छेद के अनुसार। तो ये सारे प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। अब यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि आपातकालीन इस शक्तियों का विवरण 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी था, परंतु जर्मनी की आपातकालीन शक्तियाँ जो थी अधिक तीव्रतर थी और अधिक मजबूत थी। तो आपातकालीन की वो जर्मनी वाली जो शक्तियाँ जो थी उसे अपनाया गया और कुछ भारत शासन अधिनियम से में भी तो था ही, लेकिन प्रश्न अगर पूछे जाते हैं फंसाने के लिए तो जर्मनी भी होगा और 1935 का भारत शासन अधिनियम भी होगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों आंसर होगा। अगर ऑप्शन सही मांगा जा रहा है तो उस स्थिति में जर्मनी होगा आंसर। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात कोई भी हमारे यहाँ तो है कि संविधान जो है सर्वोच्च है, उसके अनुसार से विधि बनाई जाएगी और विधि के अनुसार जो प्रक्रिया होगी वही माना जाए। तो ये प्रक्रिया, ये व्यवस्था जो है जापान से अपनाई गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो रूस में क्या है कि साम्यवादी सरकार है, वहाँ पे सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो हर एक नागरिक के लिए करे। हर एक नागरिक का पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा सारी जिम्मेवारी राज्य की होती है। बदले में राज्य भी नागरिकों से कुछ कर्तव्य चाहती है, उम्मीद करती है कि यह राज्य के लिए वैसा करे। हमने भी जो है सो इस व्यवस्था को अपनाया कि हमारा भी राज्य हमसे कुछ उम्मीद करता है कि आप वैसा व्यवहार ना करें जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता को धक्का पहुँचे या अन्य कुछ भी राष्ट्र सेवा के लिए आप तत्पर रहें। ज़रूरत पड़ेगी तो किसी सरकार अगर कुछ आह्वान करे तो उस चीज़ को आप माने। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि राज्य आपसे उम्मीद करता है नागरिक। इन्हीं को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया और यह व्यवस्था रूस से ली गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं।